इन ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो हैं संसद के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे और हमने इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उन क्लासों में हमने जो है संसद के गठन की निर्माण की प्रक्रिया को समझा और हमने इससे पिछले वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और संसद की शक्तियों के बारे में हल्का सा जो है जानकारी ली। आज हम जो है बात करेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरी इस क्लास को देख रहा है उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वह जो है कॉपी और पेन जो है लेकर के बैठें और प्रत्येक बात को जो है प्रत्येक बिंदु को अपनी कॉपी में जो है नोट करते हुए चलें। और आप जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसको जो है आप आराम से फिर उतार लिया करो या फिर साथ के साथ में उतार लिया करो। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, इस क्लास को पढ़ रहा है, तो उससे मेरा निवेदन है कि वह ध्यान लगा करके और एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से समझ करके और इन चीज़ों को ग्रहण करे, क्योंकि यही वो बिंदु है जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो हैं आज विस्तार से चर्चा करेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो हमने देखा था कि हमारी सरकार के 3 अंग हैं, एक संसद, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो जो सरकार का पहला अंग है वो कौन कौन से कार्य करता है, यानी संविधान के अनुसार संसद अनेक कार्य करती है जो निम्नलिखित हैं। यानी हमारा जो भारत का संविधान है, भाई संविधान के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि हमारे भारत का अपना एक संविधान है। तो उस संविधान के अनुसार जो है संसद अनेक कार्य करती हैं जो निम्नलिखित हैं, यानी नीचे लिखे हुए हैं। अब वो संसद कौन कौन से कार्य करती है, तो नंबर एक विधि निर्माण संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। यानी संसद का जो पहला काम है, संसद के पास में जो शक्ति है वो है विधि निर्माण की शक्ति या विधि संबंधी कार्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, संसद का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण यानी कानून बनाना है। यानी संसद का जो है पहला और सबसे महत्वपूर्ण और एवं सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको ऐसे कैसे लिखना कि संसद का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण यानी कानून बनाना है। इसका अर्थ ये है कि जो संसद है ये कानून बनाने का काम करती है। संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय एवं विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संसद है वह संघ सूची, राज्य सूची, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है। कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं और जो कानून को बनाने का जो प्रस्ताव है उसे क्या कहते हैं, विधेयक।
एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि विधेयक किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सरकारी विधेयक और नंबर 2 गैर सरकारी विधेयक। और इसके बाद में संसद विशेष प्रक्रिया द्वारा विधि निर्माण कार्य करती है, यानी संसद जो है एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से क्या करती है, कानून बनाती है। एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो है वो कानून बनाती है। अब वो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो फिर अपन अलग से समझेंगे, क्योंकि इस साल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि संसद के कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए, संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपन अलग से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो आप इस पॉइंट में इतना ही लिखना है जो इसमें आपने सुना और सीखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। जब मंत्री परिषद के किसी मंत्री के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं सरकारी विधेयक। यानी सरकार यानी मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री के द्वारा यदि संसद में कोई बिल लाया जाता है, कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उस विधेयक को कौन सा विधेयक कहेंगे, सरकारी विधेयक। और यदि विधेयक किसी सामान्य सदस्य के द्वारा लाया जाता है, यानी संसद का वह सदस्य जो कि मंत्री नहीं है, केवल संसद का सदस्य है, यदि वह व्यक्ति संसद में किसी भी विषय के ऊपर कोई बिल लेके आता है, कोई विधेयक लेके आता है, तो उसे हम कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। तो आप समझ गए होंगे। अब है नंबर 2, यानी संसद का दूसरा कार्य, संसद की दूसरी शक्ति। तो और वो कौन सी है, वित्त संबंधी कार्य या वित्त संबंधी शक्ति, जिसका एक नाम और है, और वो क्या है, धन विधेयक पारित करना। यानी कहने का मतलब ये है कि संसद का दूसरा जो काम है, दूसरा जो कार्य है वो कौन सा है, धन विधेयक पारित करना। धन का मतलब क्या होगा, धन संबंधी, यानी पैसों से जुड़े हुए विधेयक, यानी पैसों से जुड़े हुए विधेयक। तो ये संसद का दूसरा कार्य है। और इस बिंदु में आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप जब एग्जाम में उत्तर देंगे तो उस समय जो है आप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, वित्त संबंधी कार्य या फिर धन विधेयक पारित करना। और फिर उसका आप आगे क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 109 व 110 के अनुसार संसद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य धन या वित्त विधेयक पारित करना है। यानी ये जो आर्टिकल 109 और 110 जो हैं, इनके अनुसार कौन सा कार्य है, धन या वित्त विधेयक पारित करना। धन विधेयक पहले लोकसभा में पारित होते हैं या पारित होता है, पारित होता है। यानी धन संबंधी जो भी विधेयक है, यानी मेरी बात को ध्यान से सुनना, धन संबंधी जो भी विधेयक है वह विधेयक पहले लोकसभा में ही पारित होता है, लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो धन विधेयक है उसको केवल और केवल पहले लोकसभा ही पारित कर सकती है, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा तो जैसे मान लीजिए
कि लोकसभा ने धन विधेयक पारित कर दिया, तो लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो धन विधेयक है उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यानी यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर यदि उस धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो भी क्या है, तो भी कि यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक पारित नहीं करती है तो भी वह दोनों सदनों में पारित माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा है ये धन जो विधेयक हैं, मनी जो बिल है, इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और यदि मान लीजिए कि 14 दिन में यदि वो पारित नहीं करती है तो भी क्या होता है कि वह जो मनी बिल है वो दोनों सदनों में पारित माना जाता है। तो एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है? तो 14 दिन तक। वो आपसे पूछ सकता है कि धन विधेयक पहले किस सदन में पारित किया जाता है? तो उसका आंसर होगा लोकसभा में। तो इस प्रकार से जो है आप छोटे छोटे प्रश्नों को भी जो है देखते हुए चलें। इसके बाद में बजट, कर, ऋण संबंधी जो विधेयक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं, या वो धन विधेयक कहलाते हैं। यानी अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये धन विधेयक क्या होते हैं, या ये जो मनी बिल है ये क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, धन विधेयक क्या होते हैं? यानी वह बिल जो बजट से संबंधित हो, वह बिल, वह विधेयक जो बजट से संबंधित हो, ऐसा बिल जो कर से संबंधित हो, यानी यदि कोई नया कर लगाना हो, किसी कर में कोई बदलाव करना हो, या किसी कर को हटाना हो। कर यानी टैक्स। कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स। यानी किसी टैक्स, यानी यदि सरकार को कोई नया टैक्स लगाना है, या किसी टैक्स को कम करना है, या किसी टैक्स को बढ़ाना है, या कोई नया टैक्स लगाना है, तो वो जो टैक्स संबंधी जो बिल होगा, जो विधेयक होगा, वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक। या फिर ऋण संबंधी, यानी यदि हमारी भारत सरकार किसी राज्य को ऋण देना चाहती है, यदि कोई राज्य सरकार से ऋण लेना चाहता है और सरकार उसको ऋण देना चाहती है, तो जो ऋण संबंधी जो बिल हैं वो भी क्या कहलाएंगे? धन विधेयक कहलाते हैं। तो धन विधेयक कौन कौन से होते हैं? बजट से संबंधित, कर से संबंधित और ऋण से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। और ये जो परिभाषा है वो कहाँ लिखी हुई है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखी हुई है। और ये जो धन विधेयक है ये पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि वो 14 दिन में पारित नहीं करती है तो भी वह जो मनी बिल है वह दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि संसद के वित्त संबंधी कार्य को समझाइए। संसद के वित्त संबंधी कार्य को समझाइए, तो फिर आपको ये सारी बातें समझानी पड़ेगी। इसके बाद में अगला कार्य कौन सा है संसद का? नंबर 3। नंबर 3 क्या है? संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन संबंधी कार्य। तीसरा जो कार्य है वो आप कौन सा लिखेंगे अपनी कॉपी में जब एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर आपको कौन सा कार्य याद करना है? तीसरा, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। अनुच्छेद 368 के अनुसार, हमारे
अनुच्छेद, भारतीय जो संविधान है इसमें एक अनुच्छेद 368, याद रखना 368। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन का कार्य करती है। क्या करती है? हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, और इसमें हमें कोई संशोधन करना हो, क्या करना हो? संशोधन। हमें कोई संशोधन करना है किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी उप अनुच्छेद में, हमें कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, तो ये संशोधन का जो काम है वो कौन करेगा? तो संशोधन का ये जो कार्य है वो कौन करेगी? संसद, क्योंकि ये संसद के पास पावर है, शक्ति यानी पावर, यानी संसद के पास में ये पावर है, ये शक्ति है कि वह हमारे संविधान में संशोधन का कार्य करती है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 368 में, कि जो संसद है वो हमारे संविधान में संशोधन का कार्य करती है, यानी संविधान में संशोधन कर सकती है। और यह जो संशोधन है ये 3 प्रकार से होते हैं। यदि आपको दिख नहीं रहा है तो आप सुन रहे होंगे, यदि नीचे से आपको दिख नहीं रहा है तो आप सुन लीजिए कि ये जो संशोधन है ये 3 प्रकार से होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला प्रकार नंबर 1 है साधारण बहुमत के द्वारा। यानी इसका अर्थ यह है कि यदि जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, यदि साधारण यानी सामान्य बहुमत के द्वारा यदि संविधान में संशोधन करती है तो उसे कहते हैं साधारण बहुमत। यानी हमारे संविधान में कुछ उपबंध या कुछ प्रबंध ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनमें संसद साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकती है। आप मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना। हमारे संविधान में कुछ प्रबंध या उपबंध या विषय ऐसे हैं कि जिनमें संसद साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। उसके लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है कि जो भी सदस्य वहाँ उपस्थित है और उसमें से यदि आधे से अधिक सदस्य उस संशोधन के पक्ष में है तो उसे हम क्या कहेंगे? साधारण बहुमत। जैसे कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या कोई नया राज्य बनाना हो, तो इस प्रकार के जो संशोधन है वो क्या कहलाएंगे? साधारण संशोधन या साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। नंबर 2 है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, यानी हमारे संविधान में जो दूसरा संशोधन है, कहने का मतलब ये है कि संविधान में कुछ विषय या प्रबंध या उपबंध ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन करने के लिए संसद जो है विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन करती है। यानी हमारे संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनमें संसद जो है यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन करती है। और नंबर 3 है विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारे संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनमें यदि संशोधन करना है तो संसद को क्या करना होगा? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी होगी। यानी
वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो आधे कितने 14 से अधिक यानी 15 राज्यों की स्वीकृति लेनी होगी, तब जाकर के वो संशोधन होगा। यानी कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी होगी, तब जाकर के वो संशोधन हो पाएगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई संशोधन करना हो, या जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति की योग्यता में कोई संशोधन करना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं यदि उनमें कोई संशोधन करना है, तो उस जगह संसद क्या करेगी, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेगी। तो इस प्रकार से जो है ये 3 तरीके हैं, ये 3 विधियां हैं जिनसे ये संसद जो है हमारे संविधान में संशोधन का कार्य करती है। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि संसद संविधान में किन किन तरीकों से संशोधन कर सकती है। यदि मान लीजिए कि एग्जामिनर आपको ये प्रश्न दे दे कि संसद संविधान में किन किन तरीकों से संशोधन कर सकती है, तो आप लिखना कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में 3 तरीकों से संशोधन कर सकती है। नंबर 1 साधारण बहुमत के द्वारा, नंबर 2 विशेष बहुमत के द्वारा, और नंबर 3 है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। इसके बाद में इसके बाद में जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें आगे क्या लिखेंगे कि यह पहले किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। यानी संविधान जो संशोधन संबंधी जो बिल है वो पहले किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, यानी संविधान संशोधन जो बिल है, जो विधेयक है, इसके ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती, यानी दोनों सदनों की एक साथ बैठक नहीं होती। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। यानी ये जो संविधान संशोधन जो बिल है, इस पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। इसके बाद में अगला कार्य नंबर 4, यानी संसद का जो अगला कार्य है, संसद के पास में जो अगली पावर है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट पावर, और अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है 2018 में ये प्रश्न आ भी चुका है। ये जो नंबर 4 वाली जो शक्ति है, ये 2018 में हमसे एग्जामिनर जो है बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न था। तो नंबर 4 जो कार्य है वह कौन सा है, कार्यपालिका संबंधी कार्य या फिर मंत्री परिषद पर नियंत्रण। ये संसद का चौथा या नंबर 4 का कार्य है। दोबारा सुनना इसको, कार्यपालिका संबंधी कार्य, यानी संसद का चौथा जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, वह कौन सा है, कार्यपालिका संबंधी कार्य। और मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में जो है कार्यपालिका को मंत्री परिषद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंत्री परिषद ही कार्यपालिका होती है। तो जो हमारी मंत्री परिषद है इसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका। और संसद क्या करती है कि इस मंत्री परिषद पर क्या रखती है, नियंत्रण रखने का कार्य करती है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ये संसद का चौथा कार्य है। और इसमें आपको क्या लिखना है कि संविधान के अनुसार संसद अनेक तरीकों से, यानी भिन्न भिन्न तरीकों से मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं, मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री और जो हमारे मंत्री हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखती है। यानी अनेक तरीकों से, यानी अलग अलग तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से जो है हमारे भारत की संसद
प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसके ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। नियंत्रण यानी कंट्रोल रखती है। आगे, संसद एवं कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद, ये दोनों ही क्या है, सरकार के महत्वपूर्ण अंग है। अब आपको पता अच्छे से है, मैंने बता दिया था आपको डायग्राम में कि ये जो कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद और ये जो संसद है, ये दोनों ही क्या है, सरकार के अंग है। लेकिन संसद जो सरकार का पहला अंग है, ये दूसरे अंग पे क्या रखती है, नियंत्रण। संसद द्वारा कार्यपालिका पर यानी मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के तरीके, अब वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से ये संसद जो है कार्यपालिका पर अर्थात मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। तो वो तरीका है नंबर 1, वो कौन सा है कि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये पहला तरीका। यदि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो संसद जो है प्रधानमंत्री या उस मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव लगा करके और उसको पद से हटा सकती है। तो इसलिए जो पहला नियंत्रण है, जो पहला तरीका है वो क्या है कि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला तरीका नियंत्रण करने का। दूसरा तरीका प्रश्नकाल, यानी जब संसद का अधिवेशन होता है, जब सत्र चलता है, जब संसद की बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस समय बैठक के अंदर जो पहला घंटा है उस पहले 11 से 12 बजे तक का जो समय है, उस समय में क्या है कि जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वह मंत्रियों से या प्रधानमंत्रियों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। शासन से संबंधित किसी भी विषय के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछ करके नियंत्रण रखते हैं, इसे कहते हैं प्रश्नकाल। तीसरा तरीका है शून्यकाल, यानी शून्यकाल के द्वारा जो है नियंत्रण रखते हैं। और ये शून्यकाल का जो समय होता है वो होता है 12 से लेकर के 1 बजे तक का समय, इसे हम क्या कहते हैं, शून्यकाल। तो शून्यकाल में भी क्या होता है कि जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री और जो मंत्री जो हैं मंत्री परिषद, उनसे जो है भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न या जवाब मांगती है। कि आप अब जवाब कैसे, जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और उसके जो मंत्री हैं वो भी बैठे रहेंगे सदन में, और इसके अलावा जो सदस्य हैं सांसद वो भी वहीं रहेंगे। तो वो जो सांसद हैं, विपक्ष की जो पार्टी के सांसद, वो क्या करेंगे कि जो सरकार के जो मंत्री प्रधानमंत्री है उनसे जो है उनके कार्यों के विषय में क्या पूछेंगे, प्रश्न कि आपने जो है समाज के विकास के लिए कौन सा कार्य किया, गरीबों के लिए आपने कौन सा कार्य किया, और उनसे जो है बारी बारी जो है अनेक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में चौथा तरीका क्या है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। नंबर 5 है कटौती प्रस्ताव। छठा तरीका है काम रोको प्रस्ताव, यानी ये प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों के तरीकों से जो है इनके माध्यम से क्या है कि जो संसद वो क्या कर रही है, नियंत्रण। नंबर 7 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नंबर 8 निंदा प्रस्ताव। नंबर 9 विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव। इसके अलावा बजट के द्वारा नियंत्रण रखती है। इसके अलावा नंबर 11 अनेक समितियों के द्वारा भी क्या करती है, संसद नियंत्रण रखती है। यानी संसद के अंदर जो है अनेक समितियां बनाई जाती है और उन समितियों के द्वारा भी जो है मंत्री परिषद के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे एक समिति की बात करूं, लोक लेखा समिति, तो इस प्रकार की अनेक समितियां और होती हैं संसद में, और उन समितियों के माध्यम से जो है कार्यपालिका के ऊपर क्या रखा जाता है, नियंत्रण। यानी मैं कार्यपालिका बोलूं या मंत्री परिषद बोलूं,
तो एक ही बात है, तो 2018 में प्रश्न आया था कि संसद किन किन तरीकों से मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, और ये प्रश्न आया था अंक 4 में। तो जिन विद्यार्थियों को ये 11 तरीके याद थे उनको पूरे 4 में से 4 अंक मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोबारा से, तो आप इन तरीकों को अच्छे से याद कर लेना। ये 11 तरीके हैं जिनके द्वारा हमारी संसद कार्यपालिका के ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। इसके बाद में नंबर 5 अगला जो कार्य है नंबर 5 वो है महाअभियोग संबंधी कार्य। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संसद है ये महाअभियोग संबंधी कार्य भी करती है। यानी ये जो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को जो है महाअभियोग लगा करके हटा सकती है। यानी जो संसद है ये अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124(4), 217, अनुच्छेद 218 के अनुसार जो है महाअभियोग लगा करके अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है, जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा CAG और अन्य प्रशासनिक अधिकारी। अगला कार्य है नंबर 6 निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य यानी कहने का अर्थ यह है कि संसद जो है वो निर्वाचन का कार्य भी करती है, यानी चुनाव का कार्य भी करती है। जिस प्रकार से हम लोग जो है चुनाव में वोट देने जाते हैं, उसी प्रकार से जो संसद जो है वो भी चुनाव करती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि चुनाव या निर्वाचन किसका, तो आप बताइए मुझे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? शाबाश, संसद के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वही संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के सदस्य। तो अब आप समझ गए होंगे कि संसद का जो कार्य है वो क्या है, निर्वाचन करना भी है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने अपने सदन के जो पदाधिकारी हैं उनका निर्वाचन का कार्य भी करती है। कौन? संसद। इसके बाद में नंबर 7 और वो क्या है, अनुमोदन संबंधी कार्य। अनुमोदन का अर्थ है स्वीकृति। अनुमोदन का अर्थ क्या है, यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं कि स्वीकृति संबंधी कार्य। कहने का अर्थ यह है कि संसद जो है वो अनुमोदन संबंधी कार्य भी करती है। अब अनुमोदन संबंधी कार्य कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे भारत के राष्ट्रपति विदेश यात्रा पे गए, और या फिर कोई मंत्री विदेश यात्रा पे गए, मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश यात्रा पे गए और उस विदेश में उन्होंने कोई संधि कर ली या कोई समझौता किया उस देश के साथ में, तो वह संधि और वह समझौता तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संसद उसका अनुमोदन नहीं करेगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं जब तक उस संधि और समझौते का अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक जो है वह संधि और वह समझौता लागू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। क्योंकि जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, और जब तक जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वो उस संधि और उस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका अनुमोदन नहीं करेंगे, तब तक वो संधि और समझौता लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, अनुमोदन। इसके अलावा ये जो है, जैसे मान लीजिए
कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन शक्ति लगा दी। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने भारत में या किसी भी राज्य में जो है अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया और वहाँ आपातकालीन शक्ति लगा दी, तो राष्ट्रपति ने यदि मान लीजिए कि आपातकालीन शक्ति की घोषणा कर दी, तो वह जो आपातकाल है उसका क्या करना होगा कि संसद में उसका अनुमोदन करवाना जरूरी होगा, यानी संसद में उसकी स्वीकृति लेना जरूरी होगी। नहीं तो वह आपातकाल जो है वह 1 महीने या 2 महीने बाद में समाप्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपातकालीन शक्तियों का या आपातकालीन जो घोषणाएं हैं उनका अनुमोदन करती है, और इसके अलावा नीतियों और घोषणाओं का अनुमोदन करती है। अब तुम सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किसी विषय को लेकर के कोई घोषणा की, भाई किसी जो है विषय को लेकर के घोषणा कर दी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें हमारी भारत सरकार जो है 20 लाख करोड़ का क्या देगी, आर्थिक सहायता देगी, ये घोषणा की। या जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने किसी नई योजना की घोषणा की, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत, इस प्रकार की एक योजना की घोषणा की है। तो ये घोषणा जब तक इस घोषणा को संसद क्या नहीं करेगी, इसका अनुमोदन नहीं करेगी, जब तक वह घोषणा या फिर वह योजना या फिर वह नीति मान्य नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के द्वारा यदि कोई घोषणा की जाती है, कोई नीति बनाई जाती है, तो उसको भी क्या है कि संसद में अनुमोदन करवाना जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताया कि विदेशी संधि और समझौतों का अनुमोदन, आपातकालीन घोषणाओं का अनुमोदन और नीतियों और योजनाओं का अनुमोदन, तो ये 3 प्रकार के जो है अनुमोदन संबंधी कार्य भी हमारी संसद करती है। तो ये 7 जो कार्य हैं वो हमारी संसद के द्वारा किए जाते हैं। ये 7 ऐसे पावर हैं जिनका प्रयोग हमारी संसद करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके बोर्ड की परीक्षा में अंक 6 में ये प्रश्न आ जाए कि संसद के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो फिर आप जो है ये 4 कार्य तो विस्तार से और 5, 6, 7 कार्य संक्षिप्त रूप से जो है आप बता करके और 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि अंक 4 में यदि आपको इन 4 कार्यों में से 1, 2, 3 और इन 4 कार्यों में से यदि कोई एक कार्य पूछ ले, भाई जब 4 अंक का प्रश्न आएगा ना तो आपको चारों कार्य एक साथ नहीं पूछेगा, फिर आपसे एक पूछेगा। या तो पूछेगा मंत्री परिषद के ऊपर नियंत्रण रखने संबंधित तरीके बताइए, या फिर आपसे पूछेगा कि संसद के वित्त संबंधी कार्य का उल्लेख कीजिए, या फिर आपसे पूछेगा कि संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर वो आपसे पूछेगा कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक के बारे में पूछेगा, यदि 4 नंबर का पूछेगा तो, और 6 नंबर पूछेगा तो आपको सारे कार्य एक साथ पूछेगा। तो आप जो है इनको बार बार इस वीडियो को आप सुने, देखें, अपनी कॉपी में आप इसको नोट करें, एकांत में बैठ के आप इनको तैयार करें। और आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं कि आप जो इस है पूरी क्लास को देख रहे हैं और हमारी ये जो मेहनत है